आता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। गर्मी के मौसम में मुर्गियों की देखरेख प्रबंधन कैसे करें? सुकर पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। जायद मौसम में कई प्रकार की कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती की जाती है, जिसके अंतर्गत करेला की खेती भी की जाती है। यह समय करेला के बीज बिजाई का समय है, परंतु अधिकांशतः देखा जाता है कि किसान भाई बीज बिजाई की वैज्ञानिक पद्धतियों को नहीं अपनाते हैं, जैसे उन्नत किस्मों का चयन, बीज दर, बीजोपचार, संतुलित खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग, पौधे से पौधे की दूरी इत्यादि, जिससे बीजों का अच्छी प्रकार से अंकुरण नहीं हो पाता है और जो पौधे निकलते भी हैं वे अस्वस्थ हो जाते हैं और प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधे की संख्या कम हो जाती है। अतः किसान भाइयों, आप किस तरह से करेले की बीज एवं बिजाई प्रक्रिया को अपनाएंगे जिससे 100% स्वस्थ एवं निरोग पौधे की प्राप्ति हो? आइए जानते हैं एक अनुभवी कृषक उमेश मिश्रा से। कर रहा हूँ, मेरे पास 35 बीघा जमीन है और अब इसकी तैयारी कैसे की मैंने इसको 2 बार है रोज आंका, फिर उसके बाद इसमें पानी छोड़ा, फिर जब बाग आई इसमें तो फिर 2 बार फिर कल्टीवेटर से आंका और फिर हेरा निकाल के डोली बांध दी। इसमें खाद मैंने 1 कट्टा बीघा सुपर फेंका है और 20 बीघे में 5 DAP फेंके और फिर मनपारम से डोली बांधी। तो 100 मीटर दूरी इसकी डोली से डोली रखा। बीज जो ये लाया हूँ मैं, तो ये 1 बीघे में 1 किलो लगता है और बीज की दूरी 2 फीट है। मैंने बीज लाने के बाद 24 घंटे तक पानी में रखा, ठंडे पानी में, तो बीज फूल गया। फिर दूसरे दिन उसको निकाल के एक बोरी के टाट में लपेट के धूप में रख दिया, तो 1 दिन और 1 रात वो बाहर रहा। फिर तीसरे दिन मैंने उसको लगाना चालू किया। वह गला इसलिए हो कि भाई उसमें अंकुरण हो जाए। वो अंकुरण होने के बाद अब मैं खेत में लगा रहा हूँ। मौसम में बदलाव हुआ है, गर्मी पड़ रही है, अब जल्दी उगेगा, इसलिए उसको गलाना पड़ा। वह बीज लगाने के पहले मैंने इन डोलियों को भिगोया 2 दिन पहले, और अब जब इसमें थोड़ी बाढ़ टाइप आ गई तो अब इसमें जब बीज अंकुरण हो गया तो इसमें लगा दिया। अब इसमें और ज्यादा बाढ़ आ जाएगी तो फिर एक बार और पानी पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये सब बाहर आ जाएंगे। अब ये 8-10 दिन बाद ये बाहर आ जाएंगे। अब बाहर आने के बाद इसकी पली निदाई कराऊंगा मैं। पली निदाई कराने के बाद फिर इसमें 15 किलो DAP और 15 किलो यूरिया मिला के इसमें दूंगा मैं करेले में फर्स्ट बार में। फिर सेकंड बार और निदाई कराऊंगा, उसमें मैं थोड़ा जिंक वगैरह या पोटास ये फेंकूंगा। ये 1 बीघे की मात्रा है और उसके बाद फेंकने के बाद इसको मैं पानी पिलाऊंगा। जिसको पानी पिलाएंगे तो 8-8 दिन में पिलाते हैं। उसके बाद फिर दूसरी निदाई कराऊंगा। पानी इतना ही पिलाना पड़ेगा इसको, डोली थोड़ा गीला गीला हो जाए, पूरा नहीं बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वो जो इसकी बेल है वो खराब हो जाएगी। इसमें कीटनाशक दवा भी छिड़केंगे जब भी इसमें लाल कीड़ा वगैरह जो लगेगा। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जिसमें सर्वप्रथम बात करते हैं भूमि की तैयारी पर। तो इसके लिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में 2 से 3 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करना चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी एवं खेत को समतल कर लेना चाहिए। यदि बात करें खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की, तो सामान्य रूप से 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट खाद को खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिला देनी चाहिए। इसके बाद 1 हेक्टेयर खेत के लिए 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 से 30 किलोग्राम फास्फोरस
तथा 20 से 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से तत्व के रूप में देनी चाहिए। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय दें। शेष नाइट्रोजन को 2 बार में बांट कर दें। पहला, जब पौधे 20 से 25 दिन के हो जाएं, उस समय प्रयोग कर सिंचाई करें तथा शेष मात्रा का उपयोग फसल में फल आने पर करें। इसके बाद यदि उन्नतशील प्रजातियों की बात करें तो इसके अंतर्गत पूसा 2 मौसमी फल बुआई के लगभग 55 दिन बाद तुड़ाई योग्य हो जाते हैं। पूसा विशेष, इसकी उपज 114 से 130 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अर्का हरित, प्रिया, पंत करेला 1, इसकी औसत उपज क्षमता 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। किसान भाइयों, प्रजातियों के चयन के बाद प्रमुख बिंदु आता है बीज दर की। तो प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए आपको 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी, जिसको आप बुआई के 10 से 12 घंटे पूर्व भिगो दें। उसके उपरांत बीज को कार्बेंडाजिम या अन्य किसी कवकनाशी से, जिसकी मात्रा 2.5 से 3 ग्राम हो, प्रति किलोग्राम बीज को अवश्य शोधित कर दें। ऐसा करने से खड़ी फसल में रोगों के आने की संभावना नहीं रहेगी। अगला जो प्रमुख बिंदु है वो है कि बुआई कैसे करें। तो इसकी बुआई से पहले सर्वप्रथम पूरब से पश्चिम दिशा में लगभग 2 मीटर की दूरी पर 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली बना लेते हैं और नालियों पर 45 से 60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हुए बुआई करते हैं तथा एक स्थान पर 2 से 3 बीज की बुआई 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करते हैं। यदि आपने पहले से अगेती फसल लेने के लिए पौध तैयार कर रखी है तो आप पूर्व बताए गए दूरी पर ही पौधों का रोपण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जायद करेला की फसल में जल प्रबंधन की। अगर आप बहाव पद्धति से सिंचाई करना चाहते हैं तो 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। यदि ड्रिप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो 1 दिन छोड़कर 1 से 1.5 घंटा ड्रिप चलाकर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। किसान भाइयों, आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यदि बुआई करते हैं तो बीजों का जमाव अच्छा होने के साथ साथ खड़ी फसल की देखरेख ठीक प्रकार से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको औसत उपज से भी अधिक उपज प्राप्त होगी। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत यदि हम मुर्गी पालन व्यवसाय की बात करें तो ये प्रदेश के अनेक किसान भाइयों और बेरोजगार युवकों द्वारा अपनाया जा रहा है। इस व्यवसाय को ज्यादातर अपनाए जाने का प्रमुख कारण यह होता है कि इसमें कम समय और कम लागत में अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो अभी गर्मी का मौसम प्रारंभ हो रहा है और इस बदलते मौसम में मुर्गियों में कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। इस समय मुर्गियों में होने वाले रोगों की अगर बात करें तो रानीखेत और गंबोरों का प्रमुख रूप से प्रकोप होता है। अतः इन रोगों से बचाव हेतु आवश्यक टीकाकरण कराना जरूरी होता है और इस समय साफ सफाई के साथ साथ आहार एवं जल की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मुर्गियों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। इसलिए इस समय मुर्गियों के आहार, रोग के साथ साथ आवास प्रबंधन पर भी विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अतः मुर्गी पालक भाइयों, गर्मी के मौसम में आप किस प्रकार से करें अपनी मुर्गियों की देखभाल प्रबंधन, इस विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं जबलपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन किरार। जैसे कि धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो मुर्गी फार्म में जो मुर्गी का बाड़ा है उसकी देखभाल करना बहुत ही आवश्यक होती है। जहां पर मुर्गियां रखी जाती हैं, जो शेड होते हैं, वह हवा उनमें नियमित तौर पर आना चाहिए। ज्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मुर्गी के जो फार्म हाउस हैं उसमें फॉगर से पानी का छिड़काव करना चाहिए। पंखे का भी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। खिड़कियों पर बोरे लगाकर और रात्रि के वक्त फट्टे को पर कर देना चाहिए। यदि दिन में लाइट नहीं रहती है तब भी हमें बोरे फट्टे वगैरह जो खिड़कियां हैं उससे कुछ फट्टे अलग कर देना चाहिए जिससे कि अंदर सफोकेशन ना हो।
और ज्यादा ह्यूमिडिटी ना बढ़े, क्योंकि इससे भी मुर्गियों में बीमारी बढ़ने की आशंका रहती है और मृत्यु दर हो सकती है। इसके बाद मित्रों, आहार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि गर्मी के मौसम में मुर्गियां खाना दिन के समय नहीं खाती हैं, इसलिए शाम के वक्त से ही फीडर पूर्ण भर दें और उसके बाद सुबह फिर फीडर भरें। गर्मियों के समय पर विशेष तौर पर प्रोटीन की मात्रा मुर्गियों के आहार में 10% वृद्धि कर देना चाहिए एवं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देना चाहिए, जिससे नियमित तौर पर ये आहार ग्रहण करती रहेंगी। बॉयलर में मांस अच्छी क्वालिटी का होगा, कम समय में बड़ा होगा और जो लेयर्स हैं, जो अंडा उत्पादक प्रजातियां हैं, उनमें अंडे भी नियमित तौर पर बने रहेंगे। किसान मित्रों, जैसा कि गर्मी के मौसम में जो लेयर बर्ड्स हैं उनके अंडों में एग सेल कमजोर होती हैं, जिसके कारण क्षति ज्यादा होती है। इस परेशानी से बचने के लिए मुर्गियों के भोजन में कैल्शियम पाउडर, हड्डी का चूरा वगैरह अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि एग सेल की समस्या से निदान मिल जाता है। गर्मियों के समय में टंकियों का पानी जो उपयोग करते हैं वाटर में, वो गर्म हो जाता है। इसीलिए जो टंकी होती है उसे ऐसे ढांक देना चाहिए कि पानी गर्म ना हो, क्योंकि मुर्गियां गर्म पानी कम ही पीती हैं। इसीलिए विशेष तौर पर पानी ठंडा पानी दें, पर्याप्त मात्रा में दें, पानी अस्वच्छ ना हो, ताजा जल का उपयोग करें। साथ ही साथ पानी के बर्तन, खाने के बर्तन नियमित रूप से साफ सफाई हो और जो पोल्ट्री फार्म की दीवारें हैं वो चूने से व्हाइट वॉश होती रहें। साथ में दरारों में भी छिड़काव होते रहना चाहिए, जिससे अन्य पैरासाइट डेवलप ना हो जो कि मुर्गियों में नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में रानीखेत बीमारियों के भी लक्षण मुर्गियों में आते हैं। ये पैरामिक्सोवायरस के कारण एक विषाणु जनित रोग है। इसे में जो होता है, मुर्गियों में भूख का कम लगना, यानी नाक से लिक्विड निकलना, कफिंग, और एक विशेष जो इस बीमारी का लक्षण होता है वो होता है गर्दन का मोड़ना, टार्टिकोलिस कहते हैं। इसके उपचार में किसी भी प्रतिजैविक का एक स्थायी रूप से असर नहीं होता, लेकिन हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से जो द्वितीय लक्षण होते हैं, साथ ही साथ जो आते हैं बीमारी के, उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए लासोटा वैक्सीन इसके बचाव के लिए उपयोग करते हैं। दूसरी वैक्सीन R2B वैक्सीन होती है। लासोटा वैक्सीन हम एक ड्रॉप दोनों आई में और नॉस्ट्रिल में उपयोग करते हैं, और जो R2B वैक्सीन है उसका 0.5 ml इंटरमस्कुलर मुर्गी में उपयोग करते हैं। यदि बीमारी फार्म पे आ जाए तो बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए और उनके जो लिटर हैं वो अलग कर देना चाहिए, साफ सुथरे कर देना चाहिए, फिनाइल का छिड़काव कर देना चाहिए, और किसी भी प्रकार के जो उनके बर्तन हो उसे अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए, और स्वस्थ मुर्गियों के उसमें उपयोग दोबारा अफेक्टेड मुर्गियों के बर्तन नहीं करना चाहिए। जहाँ गेट होता है वहां पे फुटपाथ बना देना चाहिए, जिसमें गैमेक्सिन और कैमेनोफोर सॉल्यूशन मिला रहता है, जिससे कि जो उनके पैरों के माध्यम से जो जीवाणु विषाणु आते हैं बाहर से, वो आने पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाता है। कार्यक्रम में अभी बाकी है कुछ और रोचक जानकारियां, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति
किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। विराम के बाद अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि के साथ किए जाने वाले सह व्यवसायों की बात करें तो सुकर पालन हमारे राज्य में सीमांत एवं भूमिहीन किसानों द्वारा अपनाए जाने वाला सह व्यवसाय है और इस व्यवसाय की कम समय में अधिक लाभ को देखते हुए अन्य किसान भाई भी आकर्षित हो रहे हैं। परंतु अधिकांश सुकर पालक इस सह व्यवसाय को उसी पुरानी पद्धति से पालते आ रहे हैं, जैसे देशी नस्लों का चुनाव तथा परंपरागत विधि में खाने के नाम पर बाहर घुमाकर बाड़े में बंद कर देना इत्यादि, जिसके कारण हमारे सुकरों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों सहित अनेक कमियां देखी जाती हैं, जैसे सुकरों की कम बढ़वार, कमजोर सुकर तथा नवजात बच्चों की अधिक मृत्यु आदि। यदि सुकर तैयार हो भी जाते हैं तो वे बाजार मांग के अनुसार नहीं होते हैं, जिससे कम मूल्य की प्राप्ति होती है। फलस्वरूप इस व्यवसाय से वह लाभ नहीं कमा पाते जितना की प्राप्त होना चाहिए। इसलिए किसान भाइयों, सुकर पालन व्यवसाय किस प्रकार किया जाए जिससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अतः सुकर पालन पर संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सुकर पालन व्यवसाय शीघ्र एवं अच्छी आमदनी देने वाले व्यवसायों में से एक है। सुकर एक ब्यात में 6 से 12 बच्चे देती है, जो कि मात्र 6 से 8 माह में लगभग 60 से 80 किलोग्राम शरीर भार ग्रहण कर लेते हैं। सुकरों में खाद्य पदार्थों को मांस में बदलने की क्षमता भी अधिक होती है। ये प्रायः 4 से 4.5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ को प्रति किलोग्राम मांस में परिवर्तित करते हैं। किसानों की सुविधा के अनुसार पाले जाने वाले सुकरों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। वैसे एक औसत किसान के लिए 10 मादा तथा 2 नर सुकरों से व्यवसाय आरंभ करना अच्छा होता है। एक नया सुकर फार्म खोलने के लिए वयस्क मादा एवं नर सुकर से शुरुआत करना श्रेयस्कर होता है। सुकर पालन व्यवसाय की सफलता के लिए नस्ल का चयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश में क्षेत्रीय प्रजातियों के श्रेणीकरण के उपरांत उच्च कोटि के नस्ल तथा कुछ विदेशी नस्लों के सुकर उपलब्ध हैं। विदेशी नस्लों में यॉर्कशायर, लैंड रेस, बर्कशायर इत्यादि ज्यादा प्रचलित हैं। एक साफ तथा अच्छे फार्म के लिए मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर नामक नस्ल अच्छी होती है। आवास व्यवस्था चलचित्र में दिखाए जा रहे आवास के अनुसार 12 मादा एवं 2 नर सुकरों को इस प्रकार के आवास में रखा जा सकता है। प्रजनक नर सुकर को रखने के लिए बाड़े में सामान्यतः 1 सुकर रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक प्रजनक नर सुकर को स्वस्थ रखने हेतु 6 वर्ग मीटर बंद तथा 6 वर्ग मीटर खुली जगह की आवश्यकता होती है। गर्भाधान वयस्क मादा सुकर का मध्यकाल 20 से 25 दिनों का होता है। मादा सुकर को गर्भाधान हेतु नर बाड़े में 2 से 3 दिनों तक रखा जाता है। मादा सुकरों का गर्भकाल 114 दिन का होता है। मादा सुकरों को प्रसूति बाड़ा में रखने से पहले गुनगुने पानी एवं साबुन से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। अच्छी सफाई किसी जर्मनाशक दवा के माध्यम से भी कर देनी चाहिए। शावकों की मृत्यु से बचाने के लिए बच्चे देने वाले स्थान के चारों ओर एक रक्षक लाइन यानी गार्ड रेल लगानी चाहिए, जिसकी ऊंचाई जमीन से 8 से 10 इंच और दीवार से 8 से 12 इंच दूर होनी चाहिए। बच्चों को उनकी मां से अलग करने का समय आजकल लगभग 8 सप्ताह बाद मादा शुकर को शावकों से अलग कर दिया जाता है, जिसे हम वीनिंग कहते हैं। बधियाकरण
यह आवश्यक है कि नर शूकर को 4 से 6 सप्ताह की अवस्था में बधिया किया जाए। इस बधियाकरण क्रिया के उपरांत उन नर शूकरों के शरीर भार में अच्छी वृद्धि देखी जाती है। शूकरों के खान पान पर ध्यान देने योग्य बातें। शूकरों के भोजन के लिए बाजार में उपलब्ध बने बनाए खाद्य पदार्थ प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जिनमें मक्का 40%, चोकर 20%, 10% राइस पॉलिश, 10% मैली या मोलेसस तथा उच्च प्रोटीन का मिश्रण 15 से 18%, 2% लवण मिश्रण एवं 1% नमक होना चाहिए। लगभग 45 किलोग्राम शरीर भार वाले शूकर को 1.5 किलोग्राम राशन प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा शूकरों को घरों, होटलों, हॉस्टलों तथा मेसों से बचा भोजन की जूठन शूकरों को खिला सकते हैं। इन अप्रचलित खाद्य पदार्थों को खिलाने से शूकर पालन व्यवसाय काफी सस्ता हो जाता है। सही प्रजनन, उचित खान पान एवं देखरेख के साथ शूकरों में होने वाले रोगों से बचाव पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। महामारी के रूप में फैलने वाले रोगों जैसे खुरपका, मुंहपका एवं शूकर ज्वर आदि से बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं। एबी टीकाकरण, शूकर बाड़ों की साफ सफाई, स्वच्छ पानी की व्यवस्था एवं अच्छे भोजन से कई रोगों से बचाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, इसमें अंतः परजीवियों का भी प्रकोप देखा जाता है, जिसके लिए पाइपराजिन, थायोबेंडाजोल 50 से 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार। इन औषधियों में से किसी एक औषधि द्वारा हर 4 महीने के उपरांत अंतः परजीवियों की रोकथाम करना अति आवश्यक है। बाह्य परजीवियों में जूं, मक्खी, गलीच, चमोकन के प्रभाव से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इनके कारण शूकरों में खुजली होती है। इनकी रोकथाम के लिए ब्यूटॉक्स, एक्टोमिन, आस्कोबियल 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवाई को घोलकर पूरे शरीर पर छिड़काव करना चाहिए। शूकर पालन की 1 यूनिट अर्थात 10 वयस्क मादा तथा 1 प्रजनन योग्य नर के नए फार्म को स्थापित करने पर होने वाले खर्च तथा आमदनी का विवरण इस प्रकार है। इसमें भवन निर्माण का व्यय, चारे एवं दाने का व्यय, श्रम पर होने वाला व्यय फार्म स्थापित करने वाली जगह के ऊपर निर्भर करता है और परिवर्तनशील होता है। मिलते हैं कुछ पल के बाद। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। अन्नदाता में आपका पुनः स्वागत है।
समय हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब का। निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा था ग्राम अगरौता, जिला भिंड के कृषक राजू परमार ने। इन्होंने अमरूद का उद्यान लगा रखा है तथा इनके कुछ पौधे अचानक से सूखने लगे। यह इसके कारण व निवारण की जानकारी चाहते हैं। तो राजू जी, अमरूद के सूखने का कारण है इसमें लगने वाले कुछ भूमि जनित फफूंद का प्रकोप। सामान्यतः 2 फफूंद इसके सूखने के कारण बनते हैं। पहला है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और दूसरा है मैक्रोफोमिना फैसियोलिना। इनके अलावा कुछ सूत्रकृमि भी मिट्टी के अंदर इनके जड़ों को आक्रांत कर उनमें घाव पैदा कर देता है और ये फफूंद इन घावों के माध्यम से प्रवेश कर और भी तेजी से रोग फैलाते हैं। राजू जी, हम आपको यह बता दें कि यह रोग, जिसे हम उकठा के नाम से जानते हैं, इनके दोनों ही कारक फफूंद जो भूमि जनित है, इनके शत्रु फफूंद ट्राइकोडर्मा एवं एस्परजिलस भूमि के अंदर ही मौजूद रहते हैं, परंतु साधारणतया मिट्टी में इनके शत्रु फफूंदों की कम संख्या और कारक फफूंदों की अधिकता के कारण यह रोग हो जाता है। अतः अगर हम ट्राइकोडर्मा एवं एस्परजिलस की संख्या मिट्टी में बढ़ा दें तो स्वतः ही इस रोग का नियंत्रण हो जाएगा। इसके लिए पेड़ों की जड़ के चारों ओर गोबर की सड़ी खाद एवं नीम या करंज की खल्ली डाल दिया जाए, जो इनके भोजन का काम करते हैं। इसके अलावा जब आप नए बाग लगाने जाएं तो ऐसी भूमि का चुनाव करें जहां पूर्व में इस रोग का प्रकोप नहीं हुआ होगा। साथ ही साथ गर्मी के दिनों में अपने खेत की गहरी जुताई कर दें। रोपाई के लिए नए पौध की तैयारी के लिए एवं रोग मुक्त मात्र वृक्षों का ही चयन करें। रोपाई हेतु गड्ढे तैयार कर लेने के पश्चात एस्परजिलस नाइजर, जो कि काली सोना के नाम से बाजार में उपलब्ध है, उसकी 20 ग्राम प्रति 1 टन गोबर की खाद में मिलाएं एवं इस मिश्रित खाद की 5 किलोग्राम मात्रा गड्ढे में डाल दें। साथ ही ट्राइकोडर्मा की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति टन गोबर खाद में मिलाकर गड्ढे में डाल दें। वैसे इस रोग का प्रकोप होने पर किसी रासायनिक दवाओं का असर नहीं होता है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप इस पर किसी भी प्रकार के रासायनिक दवाओं का छिड़काव न करें, अन्यथा छिड़काव का परिश्रम एवं खर्च व्यर्थ चला जाएगा। परंतु एहतियात के लिए आप रोग ग्रसित टहनियों को काटकर जला दें। ऐसा करके आप इस रोग को दूसरे स्वस्थ पेड़ों पर फैलने से रोक सकते हैं। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। समस्या एवं सुझाव के लिए संपर्क करें प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 एवं ईमेल है annadatamp@etv.co.in एवं निशुल्क नंबर है 180042540885। किसान भाइयों, आशा है कि इन जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार। सीएम शिवराज सिंह का ओला प्रभावित जिलों का दौरा आज। शाजापुर, राजगढ़ और नीमच में करेंगे फसलों का मुआयना। किसानों से रूबरू होकर जानेंगे हाल। प्रदेश के 20 जिलों की 83 तहसीलों पर बारिश और ओलावृष्टि का कहर। शुरुआती सर्वे में राज्य को करीब 206 करोड़ 84 लाख के नुकसान का अनुमान। सीएम शिवराज केंद्र से मांगेंगे मदद। दतिया गैंगरेप